गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडिया क्लासेस। दिस इज़ पुलकित। तो आई होप आपने साइंस का पेपर गया होगा और साइंस में पेपर आपका बहुत बढ़िया गया होगा। हम थोड़ा इसका सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो हमने जैसे बात किया था कि जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम पढ़ाए थे आपको उतने क्वेश्चंस फंसे हैं और मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, ये किसी बच्चे का पेपर है, सेट हमारे पास सेट नंबर 2 है। तो किसी के बच्चे के पास सेट होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली चेक कर सकता है। सेट जो है लगभग ऐसे ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं। 2-4 क्वेश्चंस आपके ज़्यादा रहते हैं और इधर उधर रहते हैं, आगे पीछे। चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देर ना करते हुए हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जो की सेम है। तो ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विच चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो आप देखोगे कौन सा इनकरेक्ट के बारे में पूछा था, तो डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इस बच्चे ने लगा रखे हैं, देखते हैं इसके कितने सही हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना था। मैंने आपको दिखाया था, पहले बताया था कि एक इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हर साल आई है। पेपर जो है बहुत ही आपका लगभग सिंपल से मॉडरेट पेपर है, ऐसा कोई हार्ड पेपर नहीं था। सी इज़ दी राइट आंसर। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग केस, इसके केसेस के बारे में स्टडी पूछी गई थी। और ये जो है आपका, इसके अंदर थर्ड नहीं है कि थर्ड पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आपकी रिएक्शंस का प्रोडक्ट पूछा गया है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा। इस बच्चे ने सी लगा रखा है, जो कि इसका गलती है। नेक्स्ट है फिफ्थ का आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ए फैमिली मेटल एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर, और सल्फेट आयन जो होते हैं उनके बेसिस पर हम बताना होता है। तो बी इज़ दी राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं और 6 के आंसर को देखते हैं। मैच करना है हमें कॉलम 1 के अकॉर्डिंगली एंड कॉलम 2 से हमें मैच करना है। तो जब हम लोग मैच करेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 को, तो हम देख पा रहे होंगे इसका आंसर जो है वो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है दी पार्ट ऑफ द हिंडब्रेन का पार्ट पूछा गया है, डी इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग मूव करते हैं। सेलेक्ट ए पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। और 8 का जो आंसर है वो बी इज़ दी राइट आंसर, जो कि इसने गलती लगा रखा है इस बच्चे ने। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हम चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन की तरफ। और 9th वाले क्वेश्चन जो है उसका आंसर है ए इज़ द राइट आंसर, इसने लगाया हुआ नहीं है। 10th में चलते हैं। 10th बी इज़ द राइट आंसर, अमीबा होगा। तो आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए वायर ऑफ द लेंथ एल इज ग्रेजुअली स्ट्रेस्ड। मैंने इसका आपको पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला सिंपल लगा दिया होगा आपने। A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2 से। और इसकी अगर L1 आपने L को माना है तो L2 आपने L3L हो जाएगी, क्योंकि ट्रिपल बोला हुआ है उसने, 3L बोला हुआ है साफ साफ। तो आप जब इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे फॉर्मूले से, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A से, तो आप इससे चेक करोगे, पहले R1 निकलेगा, फिर R2, फिर रेशो निकलेगा R1 और R2 के अकॉर्डिंगली। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। 13 का जो आंसर है वो ए इज़ द राइट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ गलत है। देखो 10 के ऊपर 8 है और 8 किसी में नहीं दे रखा है, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 8 आएगा। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सबने उसको दे रखा है। वो CBSE के ऊपर डिपेंड है कि वो कॉमन मार्क्स प्रोवाइड कराती है कि कॉमन मार्क्स को प्रोवाइड नहीं करवाती है, उसके ऊपर डिपेंड है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बहरहाल अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही इसका आंसर बैठेगा। नेक्स्ट चलते हैं 14th का सी इज़ द राइट आंसर। 15 चलते हैं। 15th का ए जो होगा सोलेनॉइड, बताया था मैंने कि सोलेनॉइड से क्वेश्चन आएगा, और वो आया भी है जो हमने सॉल्व करवाए थे आपको क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं 16th की तरफ। 16th का हम लोग चेक करते हैं। 16th का आंसर जो है वो डी है। डी इज़ द राइट आंसर। 16th का डी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 17th, और ऐसा रीज़न है इसमें मेन होता है, और सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो इसी में कटते हैं। ये थोड़ा सा आपका कंट्रोवर्शियल है और डिपेंड करेगा। वैसे तो इसका आंसर जो है वो ए हो सकता है। आप CBSE के अकॉर्डिंगली देखना होगा कि इसका आंसर आपका बी भी दिया जा सकता है, लेकिन ए 90% जो है वो ए ही होगा इसका आंसर। तो वो डिपेंड करेगा कि क्या CBSE इसको रख रही है, क्योंकि थोड़ा ये हाइपोथेटिकल वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 का जो आंसर है, 18th को हम लोग चेक कर लेते हैं। 18th का ए ही राइट आंसर है, हमने बताया हुआ था। 18th का ए इज़ द राइट आंसर।
90 का क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था बहुत बार, आपको 3 बार कम से कम रिपीट हो गए क्वेश्चंस। मैंने आपको बार बार रटवा रखा था कि इससे क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड मैंने बताया था, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन गैस, जब एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ाई थी। ए इज़ द राइट आंसर। 20 का जो आंसर है वो रहेगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, उसके अकॉर्डिंगली है, तो बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, हम लोग चलते हैं 21 के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस है वो सारे इसकी नोट्स हमने प्रोवाइड करा रखे हैं, तो हम ज़्यादा इसके अंदर सॉल्व नहीं करेंगे। 21 वाले की तरफ हम लोग चलते हैं। 21 में ए का पूछा हुआ है, तो आपके एनर्जी की फॉर्म लिखी होगी। मैंने बताया था डिकम्पोजिशन 3 टाइप की है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होगी, या लाइट आप बता सकते थे लाइट के थ्रू होगी जिसको फोटोलाइटिक बोलते हैं हम लोग, जो AgCl की आपने रिएक्शन लिखी होगी, और या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन आपने लिखा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इन तीनों में से आप कोई भी आप दे सकते थे, वैसे तीनों ही देना चाहिए, जो अगर आइडियल आपको लिखना है, नंबर पूरे चाहिए थे, और तीनों की आपको रिएक्शन लिखनी है जो रिएक्शन मैंने लिखवाई हुई है। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट की जो कहानी थी, फेरस सल्फेट वाली कहानी की तरफ हम लोग चलें। तो फेरस सल्फेट के बारे में साफ साफ मैंने बताया हुआ था कि जब आप फेरस सल्फेट लेते हो तो उसका क्या चीज़ चेंज होती है, वो कलर चेंज होता है। तो कलर इसके अंदर हमें लिखना था, चेंज हो रहा था, और फेरस सल्फेट को हमें ब्रेक डाउन करके हीट के थ्रू बताना था। रिएक्शन इसकी आपकी एनसीईआरटी के पर बेस्ड है। 22 वाला क्वेश्चन है, गिव द रीजंस एडवांटेज ऑफ। आपने बताया था कि यार ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग क्रिस्पी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 23 वाला जो हम लोग बात कर रहे थे, 23 की तरफ कि मेन फंक्शंस आपके बताने हैं आर्टरीज के, लिखवाए हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और आर्टरी कैरी कर जो होती है कैरी कर थिक एंड इलास्टिक वॉल होती है इनकी, बिकॉज इट कैरी ब्लड विद हाई प्रेशर। तो ये वाला ए वाला आपका आंसर दिया गया था। 24 की तरफ चलते हैं। 24 का आपको बताया गया था कि ये है आपका एक्सप्लेन हाउ द प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक इन ए ऑर्गेनिज्म। बायो का थोड़ा सा हल्का सा लेंथी था, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत आसान आई थी इसमें पेपर में। 24 तो इसमें जीन एक्सप्रेशन बताना था, एंजाइम फंक्शन एंड हार्मोन रेगुलेशन करता है और जेनेटिक वेरिएशंस को जन्म देता है। नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ द मेकिंग प्रोटीन इन ऑल सेल। ऑब्वियसली क्या है, डीएनए या जीन, जिन्होंने दोनों ये दिए हैं उनके आंसर बिल्कुल दोनों के सही हैं। हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, अपने 25 वाले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो 25 वाला जो क्वेश्चंस है आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आप देख पा रहे होंगे 2 दिए गए हैं आपको 25 का, तो 25 आप पढ़ पा रहे होंगे। ए स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक, तो उसको कौन सा डिजीज़ है इसके बारे में बताया गया था। तो 25 मैंने बताया था, आपने लिखा भी होगा, इसका जो ए पार्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। मैंने आपको बताया था इससे एक क्वेश्चन आएगा। हाइपरमेट्रोपिया से क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज़ टू लॉन्ग हो जाती है, या आपने ये भी लिखा है कि जो आई बॉल की आपकी कंप्रेसिंग पावर होती है वो शॉर्ट हो जाती है, तो ये भी सही है। लेंस कौन सा यूज़ करेंगे, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इसका डायग्राम। डायग्राम बताना है हमें, री डायग्राम बनाना है पाथ ऑफ द लाइट स्कैटरिंग के लिए। तो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया भी था, कई बार मैं बना के दिखा चुका हूँ आपको, मैंने क्लासेस में आपको बताया था, बहुत बार रटवाया है। मैंने बताया था कि इससे एक डायग्राम आएगा, तो जब आप इसको आगे की तरफ बढ़ाते हो और ये आपके पास पीछे की तरफ आप इसको लेके जाते हो, तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा ये आपका इंसिडेंस हो जाएगा जो जारी होगी, और ये आपके पास जो एंगल बन रहा होगा वो आर बन रहा होगा। तो ऐसे आपको ये पूरा डायग्राम एक बार बना के दिखाना था। नेक्स्ट चलते हैं 26 वाला क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। 26 वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो 26 वाला क्वेश्चन जो है वो आपने सोल्व करा होगा आई होप, और मैं आपको सोल्व करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ जिस बच्चों ने सोल्व किया होगा। ए वोल्टेज सोर्स के बारे में बता रहा है, एंड सेंड्स ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, और तो आपने इसका लिखा होगा, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिख लेते हैं साइड में, और उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 26 वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर आई दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कितना है, 2 एम्पियर का। इसके अंदर
आर दिया गया है, आर कितना है हमारे पास 40 ओम है, और टी इसके अंदर दिया गया है जो कि है 5 मिनट है। तो इसको आप चेंज करोगे 5 × 60, तो ये हो जाएगी 300। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगाओगे आई स्क्वायर टू आर टी, तो आई कितना हो गया आपका 2 की पावर हो गया, इंटू आर हो गया 40, इंटू हो गया 300। तो आपका जो आंसर आना था वो आपका 48,000 जूल में आंसर आपका आना था, जो एनर्जी के बारे में पूछा गया है। एनर्जी हम निकाल के बता देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं और मैंने आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन एक बार जरूर फंसेगा। मैंने कितनी बार बताया और कितनी बार रटवाया, मैंने किया डबल, ये डिस्प्लेसमेंट से रिएक्शन आनी ही आनी है इस बार। और मैंने आपको सारी रिएक्शन से कराई थी और मैंने ये भी कहा था थर्माइट रिएक्शन है और थर्माइट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी बोला था। तो आई होप आपने लिख दी होगी डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों में होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट है कॉमन साल्ट। मैंने आपको साफ साफ बताया था सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड का, जो कि है क्लोर एल्कली प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फ्रॉम कॉमन साल्ट कैसे बनता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये मैंने बताया था, इससे रिएक्शन आनी ही आनी है। आई होप आपने लिख दी होगी। नेक्स्ट है डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट सेटअप डिमोन्स्ट्रेट दैट अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट रिगार्डेड एज एसिड। मैंने आपको कई बार ये बताया था कि अल्कोहल और ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूल जब वाटर में डाले जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल में H+ आयंस को रिलीज़ नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया था, इसलिए एसिडिक नहीं होते। और मैंने ये भी बताया था साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए ये एसिड में रिगार्डेड नहीं किए जाते हैं, नहीं होते हैं। ये सोल्यूबल तो होते हैं लेकिन H+ को रिलीज़ नहीं करते हैं। H+ को जो रिलीज़ करता है H2 के साथ, तब वो H3O+ आयन बनता है, ये हमें बताना था, वो ही एसिड कहलाता है। तो इसमें ऐसा नहीं बनता, इसलिए ये एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। आई होप आपने लिखा होगा बढ़िया से। नेक्स्ट आपका 29 वाला क्वेश्चन है, और 29 वाला क्वेश्चन आपको बोलता है कि एनलिस्ट एनी 2 नाइट्रोजनस वेस्ट। आपने बढ़िया से इसको लिखा होगा, मैंने आपको कई बार बताया था, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक तो यूरिया है और एक यूरिक एसिड है, तो मैं आपको नाइट्रोजन बेस के बारे में बता चुका हूँ कई बार। एक यूरिया है और एक यूरिक एसिड है। नेक्स्ट जो है वो पूछ रहा है कि नेम दी कैपिलरी क्लिस्टर्स फॉर्म्ड ब्रांच। ठीक है, ये मैंने बताया था क्या है, ग्लोमेरुलस, इसके अंदर ऐसा होता है। तो ग्लोमेरुलस के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना था, इसके बारे में आपने आई होप लिखा होगा। डिपिक्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, हमने फ्लो चार्ट पूरा बना के दिखाया होगा। क्या होता है फ्लो चार्ट, मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूँ। क्या था फ्लो चार्ट, क्या मैंने कई बार बताया आपको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन वुमेन कैप्सूल। फिर उसके बाद में आपको हमने दिखाया होगा पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का। फिर क्या होता है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और जिसको टिबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। किसका होता है, वाटर, ग्लूकोज एंड AA इन PCT, किसके अंदर होता है, इन PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में। और फिर उसके थ्रू क्या बनता है, यूरिया, यूरिक एसिड सिक्रेटेड बाय टिब्यूल, और फिर आपका बनता है यूरिन का फॉर्मेशन। आई होप आपने ऐसा लिखा होगा पूरा बना के, या इस तरह का कुछ आपने दिखाया होगा, आई होप। ठीक है, तो इसी तरह का आपको लिखना था। नेक्स्ट चलते हैं 29, उसके बाद चलते हैं हम लोग 30 की तरफ। 30 वाला क्वेश्चन कहता है ए प्योर पी प्लांट हैविंग। मैंने आपको बताया था कि पी प्लांट से मेंडल का एक क्वेश्चन आना है, साफ साफ वही क्वेश्चन रखे हुए हैं जो मैंने बताए थे आपको। राउंड येलो शीट्स इनक्रोज्ड विद अनदर प्योर पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड ग्रीन वाइट शीट्स subsequently F1 programming is self-pollinated to, but what do the seed of F1 जनरेशन लुक लाइक, कैसा होगा F1 जनरेशन में। तो मैंने बताया था, आपने लिखा होगा साफ साफ, मुझे यकीन है आपने लिखा होगा राउंड एंड येलो। ऑब्वियसली राउंड होंगे क्योंकि डोमिनेंट वाला होता है ना राउंड, और येलो डोमिनेंट है। नेक्स्ट है कि पूछ रहा है गिव दी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइट इन F2 जनरेशन। मैंने बताया था आपको और ये करके भी दिखाया था, तो आपने पूरा लिखा होगा आई होप। 9:3:3:1 मैंने बार बार आपको रटवाया था, एक एक बच्चे को बोल बोल के यहाँ पे रटवाया था। और ये होगा राउंड
आपके राउंड येलो होंगे, और ये होंगे आपके राउंड ग्रीन, ये होंगे आपके रिंकल्ड येलो, और ये आपके होंगे रिंकल्ड ग्रीन, जो कि ऐसा बनेगा। नेक्स्ट बोल रहा है स्टेट द रीजन ऑब्टेन्ड सीड ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइट इन F2 जनरेशन, कि क्या रीज़न है। मैंने आपको बताया था क्यों जीन सेपरेटेड, जीन का क्या होता है, सेपरेशन होता है इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। जब रिप्रोडक्टिव सेल्स लेती हैं तो जिनका अलग अलग से इंडिविजुअली वो पार्टिसिपेट करती है, उनका सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो आई होप आपने इस चीज़ को लिखा होगा। ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 31 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कहता है पर्सन हैज़ टू कीप रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। वैसे तो सेम ही आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग है, करेक्शन कौन सा है, तो इसका भी आंसर क्या है आपका, आपने लिखा भी होगा हाइपरमेट्रोपिया। और पहले जो हमने डिस्कस किया क्या क्या हुआ और कौन सा लेफ्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रिपीटेड है वैसे तो क्वेश्चन ये। तो 3 नंबर का क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 नंबर 3 नंबर तो आप समझ लोगे, 5 नंबर तो फ्री के थे। अगर आपको ये आता था तो आप इसके बारे में लेंस वही है सेम, कॉन्वेक्स लेंस कर सकते हो। तो वही सारी चीज़ें लिखनी है जो मैंने अभी बता के आया हूँ मैं। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का आपने, अच्छा इसमें डायग्राम भी बनाया होगा आपने। तो डायग्राम मैंने बनवाया था, मैं डायग्राम एक बार बता देता हूँ। तो आपने कुछ ऐसा वाला डायग्राम बनाया होगा, आपको याद होगा कि हमने कुछ करेक्शन का, ये लेंस का हमने डायग्राम को बनाया था, आपको याद होगा। और इस तरह से आप इसके डायग्राम को आपने करेक्शन करके हुए ये पीछे की तरफ आपने बढ़ा दिया होगा। यहाँ से हम करेक्टिव का लगा सकते हैं, इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, ये ऐसा शो होता है, तो हम इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम आपने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का है, सिंपल सा है डायग्राम, और मैं बना के दिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने इसका बना ही लिया होगा, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो सिंपल सा था इस डायग्राम में, तो कि आपने शो किया होगा मैग्नेटिक लाइंस के बारे में। तो सिंपल सा ये यहाँ से आ रही हैं, ये क्या है आपका करंट है, ये करंट कैरी करेगा, और लाइंस किस तरह से होंगी आपकी, ये इधर की तरफ आ रही होंगी तो ये इधर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे आपने करंट्स को दिखा दिया होगा। और ये क्या है आपकी लाइंस, ये मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई होप इसमें बना के आपने इसके बारे में लिख दिया होगा 32। तो चलते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। इन्हें फूड बी वाला जो बोल रहा है राइट हैंड थंब रूल, ये तो आपने डायरेक्टली लिख दिया होगा, ये तो रूल्स था, तो रूल्स आपने याद करवाया था, मैंने बोला था एक रूल तो आएगा ही, तो राइट हैंड थंब रूल वाला आएगा। तो ये सिंपल सा था। इन्हें फूड चेन एनर्जी फ्लो इज अनडायरेक्शनल, जो एनर्जी चेंज होता है वो आपका कैसा होता है, अनडायरेक्शनल होता है। अनडायरेक्शनल गिव टू रीजन, ऐसा क्यों होता है उसका हमें बताना था, मैं आपने दिया होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी रिवल्ट बैक टू दी सन, कि एनर्जी को हम रिवल्ट बैक नहीं कर सकते सन की तरफ, मैंने बताया था। द एनर्जी इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू दी प्रीवियस ट्रॉपिकल लेवल, ये प्रीवियस ट्रॉपिकल लेवल पे अवेलेबल नहीं होती है। तो आई होप आपने ऐसी चीज़ें लिखी होगी। नेक्स्ट है इफ 10,000 जूल एनर्जी इज अवेलेबल एट दी प्रोड्यूसर लेवल हाउ मच एनर्जी, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो बेटा 10% का होता है। तो उसी को इसने घुमा के पूछा हुआ है। तो भाई जो आपका प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर के पास कितना 10,000 जूल है, तो आप जब इसको आगे की तरफ चलोगे फर्स्ट जनरेशन के कंज्यूमर तक पहुंचोगे तो वहाँ पूछेगी सिर्फ 1000 जूल, और आप सेकेंडरी कंज्यूमर तक, सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में पूछा है तो कितना जाएगी 100 जूल, और आपको ये बताना था भैया 100 जूल तक पहुँचेगी। और क्यों पहुँचेगी, बिकॉज 10% लो है इसका एनर्जी फ्लो का, तो ये बता रखा है, इसलिए के बारे में आपने लिखना था। आई होप आपने बढ़िया से इसको लिखा होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसका 30 का, आपने 30 हमने 4 की तरफ अब मूव करते हैं। 33 वाला मैंने आपको बताया है। तो 34 हमारे पास बोल रहा है सिंपल सा, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दी इमर्जन, अच्छा इसके बारे में डायग्राम में बनाना था, रे डायग्राम बनाना था, रे डायग्राम आपने बना दिया होगा। आई होप सिंपल सा डायग्राम था, आपने एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर आपको प्रोवाइड करते हुए दिखानी थी, इसके अंदर और कुछ भी नहीं था। तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं, एक मीडियम के है तो आपने इस मीडियम से यहाँ पे डाला, तो हमने कहा था ये थोड़ा सा क्या हो जाती है हमारे पास, बेंट हो जाती है। फिर
दूसरे मीडियम से यहाँ से। तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वही सेम रहा, आई रहा, जो कि ई आई के बराबर है। ये आपकी इंसिडेंस है रेज, और आप जब नीचे की तरफ खींचोगे तो ये आपकी आर हो जाएगी, और यहाँ से आगे की तरफ आप बढ़ाओगे तो आप यहाँ से इसको खींच सकते हो, ये भी आर हो गई। तो आपने डायरेक्शंस दिखाई थी, आपने डायरेक्शन दिखाई होंगी, तो आई होप आपने डायग्राम बना के कर दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं एन ऑब्जेक्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सोल्व करने वाला, मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि आपने इसी तरह से सोल्व किया है और यही क्या आंसर आपका आया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया गया था हम लोग चेक कर लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। दूसरा है u, इसके अंदर था -30 सेंटीमीटर, और f था इसके अंदर -20 सेंटीमीटर। तो आपने फॉर्मूला लगाया होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यह आया होगा -1/20 इक्वल्स टू 1/v माइनस के 1/-30, ये -1/20, तो आप ले गए होंगे इक्वल्स टू 1/v, और यह वैल्यू आ गई होगी प्लस में 1/30। आपने निकाला होगा 1/v, जो कि आई होगी आपकी -5/60। इससे आप v की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपका ये वाला आंसर आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 34 का ए पार्ट ये था। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे स्टूडेंट विशेस टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव। 34 का ए पार्ट ये था। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो ये बोल रहा है, ठीक है, विशेस टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर विच मिरर यूज कैंडल फ्लेम एंड ऑब्जेक्ट स्टेट द टाइप ऑफ द इमेज। ये आपको घुमाने की कोशिश सीबीएसई ने की है। वैसे तो ऐसा कोई एग्जाम्पल इसके अंदर नहीं दे रखा है। बहुत अच्छे